Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about India-Nepal relationship. IR की सीरीज का ये 6th चैप्टर है और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप कैसे रहे हैं. आप नोटिस करेंगे कि लास्ट 2 क्लासेस जिसमें हम भूटान और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स इंडिया का रिलेशनशिप हर कंट्री के साथ यूनिक है, लेकिन यू विल ऑल्सो सी सम सिमिलरिटी व्हेन वी टॉक अबाउट नेपाल कि जैसा बांग्लादेश में पॉलिटिकली बैक एंड फोर्थ होता है इंडिया के साथ रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ कौन सी सरकार है, वैसे ही आप देखोगे कि नेपाल में भी देर इज़ अ टाइम वेयर इंडिया वॉज वेरी गुड विद देम, देन देर वॉज अ टाइम वेयर relationship worsen. You'll also see some similarities between India, Bhutan and India, Nepal, because both Nepal and Bhutan are existing in the same line of border and are also, both of them are mountainous, landlocked countries, right? So you'll see similarities there as well. So let's get started. सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में इस टॉपिक से सवाल किस तरीके के आएंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सिलेबस बेटर कि क्या हमें समझना है इंडिया और नेपाल के रिश्तों में. ठीक है, तो उसके लिए पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम नेपाल की कुछ ज्योग्राफी की बात करेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इंडिया और नेपाल के टाइज जो हैं इस वक्त उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे वी हैव रीच दिस पॉइंट. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल साइंड इन 1950. Then we are going to talk about what is the significance of Nepal as a country for India from economic point of view, social point of view, as well as border point of view, security point of view. Then we are going to talk about areas of cooperation, है ना? These are the issues on which both the countries agree. दोनों कंट्रीज को एक अंडरस्टैंडिंग है जिन इश्यूज़ के बारे में, उन्हें हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बोलते हैं. चैलेंजेस आर ऑब्वियसली इश्यूज जिनके बारे में वो अग्री नहीं करते हैं, राइट? दीज आर थिंग्स दैट दे सी डिफरेंटली. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफ कोर्स चाइनाज ग्रोइंग रोल बिकॉज वन ऑफ द रीजन्स वी डिस्कस आर नेबर्स इज बिकॉज इन सो मच डिटेल हम बात करते हैं अपने नेबर्स के बारे में, इज बिकॉज वी आर सीइंग रीजनल जियोपॉलिटिक्स चेंज in a way where India and China have grown into these 2 pillars in Asia, right? एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है और दोनों में एक sort of power struggle almost हो रही है. And when we talk about our neighbors, we specifically talk about कि वो चाइना के साथ है या हमारे साथ है, right? या फिर वो क्या है चीज़ें जिनके कारण वो हमारे साथ हैं, या चाइना की क्या एक्टिविटीज़ रही है उनके देश में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ आर रिलेशनशिप विद चाइना बीइंग सो डिफ़िकल्ट. फिर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे कि अभी प्रेजेंट में लास्ट 1 डिकेड में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज चल रहे हैं. द पाथ अहेड फॉर इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, यहाँ पे हम बात करते हैं यूजुअली कि क्या किया जा सकता है या कैसे फॉरेन पॉलिसी दिख रही है फॉर फ्यूचर विथ रिस्पेक्ट टू नेपाल, कि हमें कहाँ उनके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, किन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे the relationship is not doing well and then maybe we should change things, right? तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर की. So let's start with the previous year's question paper. सबसे पहले ये MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर है. Consider the following pairs, ठीक है, 2016 में आया था. Which of the pair given above is correctly matched? ठीक है, 3 पेयर दिए हुए हैं, है ना. एक में कम्युनिटी की बात करी गई है और किस से रिलेटेड, किस देश से रिलेटेड है वो कम्युनिटी, वो यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं. ठीक है, ये IR का एक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स से है ना. तो इन्होंने बोला है कि ये पेयर उन्होंने बना के दिए और हमें जानना है कि कौन सा पेयर सही है. तो कुर्द जो माइनॉरिटी है, इट्स अ इस्लामिक एथनिक ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट मोस्टली इन मिडल ईस्ट लाइक सीरिया, इराक, अर्मेनिया, इन जगहों पर प्रेजेंट होता है. इट इज़ ऑल्सो माइनॉरिटी इन मैनी कंट्रीज, ओके, नॉट इन बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश में वो एक माइनॉरिटी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट. मधेसी इज अगेन एथनिक माइनॉरिटी इन नेपाल. येस, these are the people who want higher representation in the Nepali parliament. ठीक है, so they have been, the Madhesi community has been in news in last 10 years specifically for the protests that they have done in Nepal to get more representation in the Nepalese parliament. So this is correct. Rohingyas is a small Muslim, not small actually, it's a Muslim minority, ethnic minority in Myanmar, who were recently ousted from their state and they became refugees in Bangladesh, India and around the world. Or they were in news a lot because of how they were treated in Myanmar. और जब यहाँ और उनके यहाँ आने से the
people who were running away from Myanmar because of persecution, वो जब बांग्लादेश आए और उसके कारण जो सर्ज ऑफ रेफ्यूजी हुआ इंडिया में, इस पर बहुत न्यूज़ आई थी और बहुत इश्यूज हुए थे. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट मैच. सो 2 and 3 आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग. सो सी वुड बी अ राइट आंसर. सो दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड IR. ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ मेंस के क्वेश्चन पे. 3 क्वेश्चन हैं 2017, 2016 और 2013 में आए हैं. ठीक है. China is using its economic relationship and positive trade surplus as a tool to develop potential military power status in Asia. In the light of this statement, discuss the impact on India as her neighbor. क्या बोल रहे हैं वो कि चाइना, इस क्वेश्चन में वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना ने जो रिसेंटली उनके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं और जो उनका ट्रेड सरप्लस है, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है बिकॉज उनका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, इसको यूज़ किया है एज अ टूल टू बिकम बिग मिलिट्री पावर इन एशिया. ठीक है, इंडिया, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है एज बीइंग चाइनाज नेबर. ओके, सो अब ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट नेपाल, है ना. दिस क्वेश्चन इज अबाउट चाइना एंड इंडिया, कि भाई चाइना अपनी मिलिट्री पावर कैसे बनने की कोशिश कर रहा है. राइट, इसमें वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी आ सकती है. यू कैन टॉक अबाउट हाउ UN में हमारे जो सीट की बिड है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं. बट द रीज़न वाई दिस क्वेश्चन इज स्टिल रिलेटेड टू नेपाल इज बिकॉज दीज कंट्रीज, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दीज आर बफर कंट्रीज बिटवीन, नॉट पाकिस्तान फॉर दैट मैटर, पाकिस्तान इज अलाइव विथ चाइना, बट भूटान एंड नेपाल, ये दोनों कंट्रीज जो है ये एक बफर कंट्रीज है हमारे और चाइना के बीच में. राइट, तो इनका इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है स्पेसिफिकली व्हेन इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है. तो फिर जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि भाई कैसे जो है हमारे लिए ये जो रिलेशनशिप है नेपाल के साथ या भूटान के साथ, वाई डज दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर किसी मल्टीलेटरल अग्रीमेंट में चाइना और नेपाल, चाइना और भूटान जाता है तो क्यों दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट आर द एक्शन चाइना हैज़ टेकन टू गेट भूटान एंड नेपाल ऑन देयर साइड. राइट, सो दे बिकम लाइक सेंटर ऑफ दिस आंसर बिकॉज दे आर द नेबर्स ऑफ बोथ चाइना एंड अस. ओके, सो डायरेक्टली नेपाल के बारे में नहीं पूछा है, बट it will include everything that we are going to study next. Increasing cross-border terrorism attacks in India, growing interference in internal affairs of several member states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC. Explain with suitable example. अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप, अगेन नेपाल की बात नहीं करी जा रही है डायरेक्टली, राइट, बट क्या बोल रहे हैं वो कि पाकिस्तान इंडिया में कई सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक कर रहा है, प्लस वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे दूसरे मेंबर्स के इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी कर रहा है. और दिस एक्शन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क. मीन्स अगर पाकिस्तान ऐसा करता रहा तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर पाएगी. अब यहाँ पे जब एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल है, यहाँ पे आएंगे एग्जाम्पल नेपाल के, व्हाट हैपेंड इन नेपाल डन बाय पाकिस्तान. और दिस क्वेश्चन इवन दो 2016 में है, बट दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट फॉर्म इज वेरी much possible to come in the next UPSC exam, because recently Seema Heather का केस हुआ था, right, and she is one of those people who came via Nepal, right. So अगर of course she was a civilian, that's a different matter, we are not going to bash a person like that, but if she can come, then other people, nefarious people can also come, right. So वहाँ पे our relation, अब we want to maintain good relationship with Nepal, we want to open, keep the cross border open, but at the same time it poses a lot of threat specifically because Pakistan. तो यहाँ पे अगर नेपाल की बात डायरेक्टली नहीं करी गई है, बट क्योंकि नेपाल हमारे साथ सार्क में मेंबर है इसलिए that becomes important. Third is, what is meant by Gujarat Doctrine? Does it have any relevance today? तो जो हमारे रिलेशनशिप आज अच्छे हुए हैं, हमको वी नो इंडिया की हिस्ट्री में कि वी वर नाम, राइट, नॉन अलाइंड, वी यूज टू लुक इनवर्ड हमेशा से, क्योंकि वी वर अ वीकर कंट्री, वी लेफ्ट बाय ब्रिटिशर्स एंड वी वांटेड टू डेवलप इनटू अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. But Gujarat Doctrine is where the foreign policy of India made a shift, okay, where it started taking interest in its neighbors from the point of view of strategy. कि now we are going to make sure कि हमारे रिश्ते हमारे neighbors से बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि it creates stability in the region. That's how you become
एक तरीके से आप देख सकते हो कि चाइना हैज़ ऑलवेज बीन द अग्रेसर इन टर्म्स ऑफ इन बीइंग इन एशिया, राइट. इंडिया wanted to become sort of opposite to China. We were not the aggressor, but we were the one who were bringing tranquility in the Asian community. Okay, so from that point of view, Gujarat Doctrine was sort of the nodal point जहाँ पे ये friendship वाला change आया था Indian foreign policy में, right? So from that point of view, we are following it up till today. So all of good relationship between India, Nepal, India, Bhutan, India, Bangladesh, India, Sri Lanka goes to Gujarat Doctrine. Hence it becomes important. So again, नेपाल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट लेड टू बीइंग गुड रिलेशनशिप विद नेपाल, राइट. तो ऑफ कोर्स हमने इतने सालों में नोटिस किया है यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नेपाल से कि इंडिया नेपाल के रिश्तों से नहीं आता है अनलेस नेपाल में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाए. ओके, पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें नेपाल के हुए इंसिडेंट्स, राइट, एज अ एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं. दिस इज़ वाई वी स्टडी इंडिया नेपाल. अब आप देखोगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स मोर देन एवरीडे एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नेपाल. जैसा कि आपने देखा था, हमने भूटान पढ़ा था लास्ट क्लास में. दिस इज भूटान, ओके, एंड दिस इज नेपाल. सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. Okay, now one thing that you may notice, this green line, this is your Siliguri corridor, okay, and this is the only small piece of land that is separating Nepal from Bangladesh, okay. And another thing you'll also notice right here, this is China, right, and this green part which is the Siliguri corridor, the area which is most vulnerable for India, right, क्योंकि this is how we connect with the northeast, है ना. तो मान लो एक तरीके से you can see that सिलीगुड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए against China through Sikkim we have like one side Nepal, one side Bhutan. Okay, this helps you understand how important these two states are, right. क्योंकि मान लो आपका जो सबसे एक तरीके से बोल सकते हो कि इफ़ योर हार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव रिब्स. वैसे ही मान लो इफ दिस इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया, दीज आर द रिब्स दैट आर सो प्रेशियस. वी इफ़ यू लूज देम वी आर बेसिकली, अगर हमारे भूटान और नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हों तो हम अपनी कंट्री के सबसे वीकेस्ट लिंक को सबसे वल्नरेबल छोड़ रहे हैं उस कंट्री के सामने जो सबसे ज़्यादा ईगरली कंट्रोल करना चाहती है दिस लैंड. ओके, सो दिस इज वाई रीडिंग अबाउट नेपाल बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट. हमें जानना है कि नेपाल में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, क्या हो रहा है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स बेटर. तो कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट नेपाल. एक तो लैंडलॉक कंट्री है जस्ट लाइक भूटान, राइट. सो अपने भूटान के बारे में जब पढ़ा था तो वी टॉक्ड अबाउट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक लैंडलॉक कंट्री का अपने नेबर के साथ जिसके पास पोर्ट हो उससे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो, ठीक है, बिकॉज ज़्यादातर ट्रेड जो है वो लैंड सी से होके जाता है. एंड टू हैव दिस एक्सेस टू द पोर्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेपालीज इकोनॉमी टू ग्रो. उसके अलावा अगर आपके पास नहीं है वो फ्रीडम तो आप बेसिकली हमेशा लॉक्ड रहोगे और आपकी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो जाएगी, बढ़ नहीं पाओगे, राइट. और अगर आप एक वीक कंट्री हो तो अगेन इफ़ यू हैव नेबर्स लाइक चाइना हु आर वेरी अग्रेसिव, दे माइट टेक ओवर योर लैंड. तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर नेपाल टू बी इन गुड रिलेशनशिप विद इंडिया बिकॉज बीइंग लैंडलॉक बिटवीन चाइना एंड इंडिया. Next thing is Nepal, the word itself comes from the foothills of Himalayas, right. So this is again a mountainous region just like Bhutan. Nepal word itself means at the foot of mountain. हिमालय की सबसे जो टॉलेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग है दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेपालीज इकोनॉमी का. ऑल ओवर इंडिया पीपल गो टू नेपाल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, राइट. उसके अलावा साइज्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अर्थक्वेक होते हैं. लास्ट 1 डिकेड में 3 बहुत भयंकर अर्थक्वेक्स आ चुके हैं नेपाल में. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर नॉट लाइक जस्ट बिल्डिंग्स हिल रही है चली गई. दिस इज़ व्हेन एवरीथिंग फॉल्स फ्लैट. ओके, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक कम्युनिटी जिसमें इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं दे नीड कंस्टेंट हेल्प एंड एड फ्रॉम देयर नेबर्स. ओके,
And finally, it is also one of the countries in the world who is Hindu, and India is a secular country, but we also have a huge Hindu majority, right? तो उस कारण से क्या होता है कि they have like a soft corner towards the state of Nepal being Hindu, है ना? जैसे brotherhood होती है, similar to that. So that's where also our relationship sort of become complicated with Nepal. Just like बांग्लादेश, हमारे और नेपाल के रिलेशनशिप sort of swing करते आए हैं हिस्ट्री में, बिकॉज ऑफ कभी कभी कुछ हो जाता है जिसके कारण they become our friends, but sometimes they also have internal issues that causes them to not like India for that matter. We'll discuss them all. Let's move on to how have been the India और नेपाल के रिलेशनशिप हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं. काफ़ी क्लोज नेबर हैं, काफ़ी, बिकॉज ऑब्वियसली दे शेयर अ लॉट ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एथनिक कम्युनिटी. तो उसके अलावा ओपन बॉर्डर्स हैं, ठीक है. किनशिप एंड कल्चर, रोटी बेटी का नाता जिसको कहा जाता है, दैट मेनी पीपल गेट मैरिड अक्रॉस द बॉर्डर एंड पीपल क्रॉस द बॉर्डर फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, नौकरी ढूंढने के लिए. हिस्टोरिकली देर हैज़ बीन अ ट्रेडिशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, है ना. हमेशा से ही इंडिया और नेपाल के बीच में अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स रहा है. वैसे भी इन कंट्रीज़ के बीच में एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बट जब हम बात कर रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, मतलब कि यू डोंट नीड अ वीज़ा टू विजिट नेपाल. ओके. उसके बाद द बॉर्डर इज़ शेयर्ड बाय नेपाल, जो है वो 1850 किलोमीटर है. एंड सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड आर द स्टेट्स जिसकी बॉर्डर नेपाल पे होती है. और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया बिटवीन दैट मेक्स नेपाल ऑल्सो that stops from Nepal be having a border with Bangladesh. Now let's talk about the historical evolution कि historically हमारा रिश्ता नेपाल से कैसा रहा है. Okay, so Nepal holds a significant position in India's foreign policy due to the enduring geographical, historical, cultural and economic connection. हमारा और नेपाल का जो ये कनेक्शन है, चाहे वो हिस्टोरिकल है, जोग्राफिकल तो है ही, बिकॉज हमने पहले भी बात करी थी भूटान और बांग्लादेश के साथ बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि ये कम्युनिटीज़ दे माइट हैव बीन डिवाइडेड नाउ बाय दीज पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज, बट if you go in their heart, they have existed alongside with each other for thousands of years before any of these countries existed. So historical है, geographically they are together, culturally they are very similar, and economically also it's beneficial for them to be together. Okay, because they share a lot of resources. पानी, जैसे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कई सारी नदियाँ जाती है, नेपाल और इंडिया के बीच में भी कई सारी नदियाँ शेयर होती है. The connection between India and Nepal date back to Sakya clan and Gautam Buddha. Basically, unlike Bangladesh or and Pakistan, Nepal has had its identity as a separate clan or a separate rule from way before Britishers. Okay, they always had their own kingdom, मतलब they were never part of India in that sense. Okay, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप जो है वो संख्या क्लैन और गौतम बुद्धा से है. Of course, as I said, गौतम बुद्धा's birthplace was in Lumbini, which is in today's Nepal. और उसके अलावा from 750 to 1750 AD के बीच में नेपाल underwent a transition from Buddhism to Hinduism, making a significant cultural and exchange and diffusion. Okay, मतलब आप देख सकते हो कि you can understand one thing from this line कि हमारा और नेपाल का बॉर्डर जो है पॉलिटिकल है, नॉट अदरवाइज. मतलब पॉलिटिकल बॉर्डर है बट नॉट अदरवाइज, बिकॉज अगर नेपाल में अर्थक्वेक आता है तो इंडिया में भी उसका असर पड़ता है. और इतने सालों में जो रिलीजन का फ्लो हमने देखा है वो जहाँ इंडिया में आया है वैसा नेपाल में भी आया है. ठीक है, वो चेंज. तो मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो इन अ कम्युनिटी वाइज, इन नेचुरल टर्म्स दीज कंट्रीज हैव बीन नथिंग बट वन लैंड. ओके, मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट कल्चरल एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन. ओके, काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज और डिफ्यूजन रहा है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ओवर द हिस्ट्री, है ना. उसके बाद 1984 में क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल किंगडम के बीच में. बेसिकली नेपाल एग्जिस्टेड प्रिटी मच सिमिलर टू भूटान. ओके, वेयर उनके साथ एक ट्रीटी की गई थी जिसका नाम था
सौगली ट्रीटी 1816 में, जिसमें प्रीटी मच लाइक भूटान के साथ बोला गया था ना कि आप अपना इंटरनल अफेयर संभाल सकते हो बट आपका फॉरेन अफेयर ब्रिटिश इंडिया संभालेगी, वैसा ही कुछ रिलेशनशिप था। लेकिन उसके पहले जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसमें नेपाल सीडेड सिक्किम इन द ईस्ट एंड ये गढ़वाल एंड कुमाऊं इन वेस्ट विच इज़ राइट नाउ इन उत्तराखंड, ये जो रीजन्स थे ये उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को दे दिए थे एंड नेपाल्स बॉर्डर वॉज प्रीटी मच डिफाइंड। एंड ये जो ट्रीटी थी 1816 की, इसमें ये बोला गया था कि आप अपने इंटरनल अफेयर संभालो बट आपका फॉरेन ट्रेड सारा हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन 1920s क्योंकि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था बहुत ज़ोरों शोरों से, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस नेपालीज इंटेलेक्चुअल पीपल टू ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द राणा रूल विच वॉज बेसिकली द रूल ऑफ द किंग हु वॉज सपोर्टिंग ब्रिटिश, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट करते थे, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो जो नेपालीज इंडिविजुअल थे उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस हो गए इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से एंड दे केम एंड जॉइन द स्ट्रगल गेनिंग इनसाइट फ्रॉम द नॉन वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। तो दे अंडरस्टूड कि जो इंडिया में नॉन वायलेंट मूवमेंट कैसा है और कैसे दे गॉट ओवर, दे अंडरस्टूड हाउ इट्स हैपनिंग। देन जो नेपाल के एलिट थे, दे सब्सिक्वेंटली इनिशिएटेड अ मूवमेंट इन नेपाल एंड सक्सेसफुली ओवरथ्रू द राणा रूल एंड नेपाली कांग्रेस बिकेम द प्लेयर आउट ऑफ इट। इंडिया और नेपाल ने एक ट्रीटी साइन करी थी ऑन जुलाई 31, 1950। द ट्रीटी सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, ठीक है। बेसिक ट्रीटी थी पीस और फ्रेंडशिप की, एक तरीके से बोल सकते हो कि जैसे भूटान के साथ साइन करी थी कि भाई मेन एम इस ट्रीटी का बस इतना था कि देखो हम एक्नॉलेज करते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री हो, आप एक्नॉलेज करते हो कि हम एक इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री है, हम दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उस पर हम शांति बनाए रखेंगे, कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करेंगे और फ्रेंडशिप बना के रखेंगे कुछ इस तरीके से कि आपकी मदद के लिए हम आएंगे, हमारी मदद के लिए आप आना, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वाज डन विदाउट थिंकिंग, ठीक है। भूटान और नेपाल दोनों के साथ इस तरीके की ट्रीटी साइन करना इनिशियली वॉज अ वेरी गुड मूव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड मूव, ठीक है। शुरू से ही दे वांटेड टू मेक श्योर दैट, बिकॉज इंडिया वाज इन दैट पोजीशन इनिशियली जब इंडिपेंडेंट हुए थे कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि द कंट्री विल नॉट सर्वाइव, ओके। सो बाय साइनिंग दीज ट्रीटीज इट वाज बेसिकली क्रिएटिंग अ नेस्ट, ओके, क्रिएटिंग अ सोसाइटी जिसमें वो एग्जिस्ट कर सके, है ना। सो दिस ट्रीटी इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल्स रिलेशनशिप। उसके बाद इन 1960 बोथ नेशंस साइन ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी, ओके, जिससे उन्होंने क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एंड ट्रेड जो है उसको बूस्ट करने की कोशिश करी एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बेसिकली अगेन एज आई सेड नेपाल इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, इट नीड्स वे, है ना, एंड दिस ट्रीटी इज़ व्हाट वाज द वे, ठीक है। इट मेड इंडिया एक्सेस नेपाल एंड नेपाल टू एक्सेस द पोर्ट्स इन इंडिया, ओके। उसके बाद इसमें इन्होंने क्या करा, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फैसिलिटेट कॉमर्स विद थर्ड कंट्रीज, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, फैसिलिटेट कॉमर्स विद थर्ड कंट्रीज मीन्स कि नाउ नेपाल हैड अ वे थ्रू विच इट कैन एक्चुअली हैव अ इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड वाया इंडिया, ठीक है। एक तरीके से इट वॉज इंडिया ग्रांटिंग नेपाल द एक्सेस टू इट्स लैंड सो दैट इट कैन हैव ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ओके। फिर 1980s में इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ा सा मुठमुटाव हो गया था रिगार्डिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम दैट वाज बिल्ड ऑन कोसी रिवर। बेसिकली इंडिया फेल्ट कि दिस वाज गुड making this because it will give us power and it will help us with water and all of that, but at the same time Nepal thought that this was sort of attacking Nepalese independence क्योंकि their civilization also depends on the same water, right? And when you share the water body and if one person has more control over it, it doesn't feel like equal, है ना। So इसलिए they were not happy with what was happening because it could have serious environmental effect to Nepalese, dam banana might sound very easy, but it and might just sound like कि हम बस नदी तो रोक रहे हैं, but it has huge consequences way before and way after, ठीक है, because it can cause flooding, it can also cause water shortage, it can cause the rivers to shrink, lot of things can happen. It can affect the wildlife around that area, it can affect the communities that live around that area. Usually dam creation has a lot of difficulties, तो इसीलिए they are good
for generating hydroelectricity, but at the same time they have a huge impact on the environment, and this is why India and Nepal had very different views on construction of this dam. तो इसके कारण थोड़े से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हो गए थे. उसके बाद the relationship worsened in 1988-89 when Nepal imported sophisticated weapon from China. ठीक है, चाइना से उन्होंने sophisticated weapon ले लिए, and this was really threatening because that mean two things: A, they have sophisticated weapon to fight us, and B, China knows what they have and they've taken it from China, means growing relationship with China, which is not good for India. During 1990s, India backed Nepal's shift towards constitutional monarchy. अगर क्लास 11th में जाके आप अगर नेपाल के बारे में पढ़ोगे तो you will read about how Nepal has struggled with democracy. ठीक है, कई बार constitution बनाया, parliament बनी, and then it was taken over by the monarch. But India supported for them to become a constitutional monarchy, to become a democracy. Okay, and this sort of led to a good bilateral relationship. उसके बाद जो पुराने issues थे वो थोड़े subside हुए और एक अच्छी रिलेशनशिप की स्टार्ट हुई. फिर फाइनली टेंशन हो गए बिकॉज नेपाल अक्यूज्ड इंडिया कि वो माओइस्ट एक्टिविटी जो नेपाल में हो रही है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइंड इन 1950. थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. इट वाज ऑफ कोर्स अ ट्रीटी साइन टू सपोर्ट म्यूचुअल पीस. म्यूचुअल पीस मतलब कि आप हम पे अटैक नहीं करोगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे. फ्रेंडशिप, ठीक है, दैट मीन्स ट्रस्ट बिल्ड करेंगे. सोवर्निटी, हम आपको एज अ कंट्री एग्जिस्ट we acknowledge your existence, you acknowledge our existence, and respecting non-interference. ठीक है, आप हमारी टेरिटरीज में क्या हो रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, हम आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे. अंडर द अग्रीमेंट नेपाल कमिट्स टू कंसल्टिंग इंडिया इन बिफोर इम्पोर्टिंग आर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना. इसमें एक चीज़ जो थी वो नेपाल ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम किसी और कंट्रीज से कोई वेपन या कुछ और इस तरीके का इम्पोर्ट करते हैं तो आपको बताएंगे कि हम यहाँ से ले रहे हैं. बेसिकली एक तरीके से Nepal is promising कि before that we will not take any unexpected step that will put India in threat. ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इंडिया blindsided हो जाए कि suddenly we didn't know this existed, that they had this new weapon. ठीक है, and you have to understand, ये उस point of view से नहीं आ रहा है कि नेपाल will attack India, but इस point of view से आ रहा है कि कल को अगर China attacks Nepal, then we might not know what Nepal has, है ना. एंड और दैट कि अगर मान लो वी आर फाइटिंग चाइना, है ना, चाइना टेक्स ओवर नेपाल, वी वुड नॉट नो व्हाट वेपन्स नेपाल हैव, ओके, विच राइट नाउ मीन्स व्हाट वेपन्स चाइना हैव, है ना. सो बीइंग ब्लाइंड साइडेड इज समथिंग दैट वी कैन नॉट हैव बिकॉज इट्स अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी. सो एक वो प्रॉमिस था. नेशनल ट्रीटमेंट कवर्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, इससे इंडियन और नेपाली सिटीजन को सेम राइट्स, इक्वल राइट्स मिलेंगे कि दोनों एक दूसरी कंट्री में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, दे कैन ओन प्रॉपर्टी, डू बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, एंड आर्टिकल 10 ऑफ द ट्रीटी अलाउज पार्टी टू रिक्वेस्ट अमेंडमेंट्स. वन ऑफ द रियली गुड थिंग अबाउट अ ट्रीटी, ये चीज़ मैं सिर्फ इस ट्रीटी के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एक जनरल अग्रीमेंट हो, चाहे वो एक रिलीजन हो. ठीक है, अगर आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, अमेंडमेंट करने के लिए प्रोसीजर नहीं है तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है. ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो. ठीक है, हाफ ऑफ द रीजन वाई वी सफर विथ दीज रिलीजन विच आर गेटिंग एक्सट्रीम इज बिकॉज वी forgo of the sections of the religious identity which talked about how to make it modern problem requires modern solution, है ना. एंड जब आप किसी भी तरीके के अग्रीमेंट में इस सेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हो तो आप बेसिकली यू आर अप फॉर अ फेलियर, है ना. कि बदलते समय के साथ चीज़ें बदलती है तो अग्रीमेंट्स में भी बदलाव होने चाहिए, उसका स्कोप होना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ वॉट मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड. That is why most religious laws fail, because they are not able to get get up with the modern times. So the fact that this treaty had this amendment कि दोनों countries मिलकर treaty में changes कर सकती है if both of them agree, this makes this treaty very flexible and very long lasting. ठीक है, another significant aspect of treaty was the concept of unrestricted borders. ठीक है, why is the unrestricted border part very important? Two reasons. One, it's important for Nepal because it's a small economy, and having access to a larger economy to find
more employment for its people was really good. Second, they wanted to have that access so that they can get things like, basically Nepal itself might not have gotten things much later because it's a very small and weak economy, but because having this unrestricted access through India means whatever technology comes to India goes to Nepal as well, right? To the point where Nepal में Indian rupees भी चल जाता है ना. उसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल. बहुत सिग्निफिकेंट है, स्ट्रेटेजिक, ऑब्वियसली इट्स अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो वो तो उसका सिग्निफिकेंस है ही. कल्चरल, ठीक है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस कनेक्शन है. पिलग्रिमेज बहुत होता है, बोथ फ्रॉम हियर टू नेपाल एंड नेपाल टू हियर, बिकॉज यू नो नेपाल हैज़ हिंदू मेजॉरिटी, राइट. तो वो जो है वो पिलग्रिम करती है बद्रीनाथ, केदारनाथ, प्लस बुद्धिस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड दे गो टू द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, राइट. सो वो दोनों के बीच में कल्चरल टाइज है, रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर. इकोनॉमिक है, ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है, मोर सो टू नेपाल व्हेन नेपाल इज एबल टू एक्सेस द ह्यूज मार्केट विच इज़ इंडिया एंड इज एबल टू टेक, बेसिकली यूज़ द लैंड ऑफ इंडिया फॉर यू नो एयर स्पेस यूज़ करते हैं, फ्लाइट्स आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू नेपाल, पोर्ट्स यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, ठीक है. जियोपॉलिटिकल होल्ड, ठीक है, मेंबर है सार्क का और बिम्स्टेक का नेपाल हमारे साथ पे, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ऑफकोर्स सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म वाइटल फॉर रीजन सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, है ना. क्योंकि बेसिकली काउंटर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पहले बोला था कि we want to have good relationship with our neighbors, specifically because the better our relationship is, the easier it is to control and have peace on the border, ठीक है. अगर नेपाल और हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है तो नेपाल will not help India to make sure no terrorists are coming to Indian land via Nepal, ठीक है. because we are good friends, they will not allow a terrorist organization to use its land for being attacking India. So that's where this becomes important. Now let's talk about areas of cooperation. These are areas जहाँ पर इंडिया और नेपाल एक दूसरे के साथ है, ठीक है, अग्री करता है और साथ में काम करता है, ठीक है. तो सबसे पहले कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल, है ना. जैसे भूटान को फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स में भूटान के लिए भी मनी था, वैसे ही India has always supported Nepal also in that aspect, ठीक है. ग्रास रूट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे हमारे यहाँ पे मेकिंग हेल्थ सेंटर्स, मेकिंग स्कूल्स, SHGs, all that we do in India on ground level, we have also helped Nepal build that. उसके बाद असिस्टेंट है बहुत सारे सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट. जो बजट है, बजट अलोकेटेड ऑन इकोनॉमिक असिस्टेंट टू नेपाल इन फाइनेंशियल ईयर 2019 ऑफ ₹1200 करोड़, ठीक है. 2019-20 में जब कोविड आया था तब हमारे बजट में ये इतने पैसे नेपाल के लिए अलॉटेड थे. द जॉइंट इनॉग्रेशन बिटवीन 2 प्राइम मिनिस्टर्स मार्क द सिग्निफिकेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स सच एज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड कल्चरल सेंटर्स, ठीक है. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मीन्स इंडिया और नेपाल के बीच में, यूजुअली 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई बॉर्डर होती है तो एक साइड पे जिस तरफ इंडिया का साइड है वहाँ पे इंडिया का पोस्ट होगा, यू हैव टू क्रॉस दैट, देन यू हैव टू क्रॉस द नो मैन्स लैंड, देन यू हैव टू क्रॉस द फिर उसको आपको एंटर करना पड़ेगा नेपाली साइड पे, फिर नेपाली चेक पोस्ट आएगा एंड देन यू कैन एंटर, राइट. सो दिस प्रोसेस इज शॉर्टन व्हेन यू हैव 1 चेक पोस्ट जिसमें बोथ एक साथ बैठे हैं, नेपालीज भी और इंडियंस भी, एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू 1 प्रोसेस, ओके. इट जस्ट मेक्स इट ईजियर फॉर थिंग्स टू गो. द गवर्नमेंट, और उसके अलावा कल्चरल सेंटर्स, बिकॉज एज वी नो इंडिया एंड नेपाल शेयर्स अ लॉट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, तो कल्चरल सेंटर हेल्प्स सॉर्ट ऑफ, एक बोल सकते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ आपको, जैसे भरतनाट्यम डांस हो गया, राइट. ऑल ओवर द कंट्री हमारे यहाँ नेशनल वो होते हैं कॉम्पिटिशन्स फॉर डांस, राइट. द फैक्ट दैट वी हैव दिस क्लोज रिलेशनशिप विथ नेपाल एंड भूटान ऑल्सो मीन्स दैट ये कंट्रीज़ में अगर कोई बच्चे हैं जो इस डांस को प्रेफर करते हैं, दे कैन ऑल्सो कम एंड पार्टिसिपेट एंड विन प्राइजेस, राइट. एक तरीके से बोल सकते हो ना कि मान लो आपकी कंट्री बहुत छोटी है और आपको एक बहुत बड़ी कंट्री के रिसोर्सेज और स्टेज मिल जाए, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग. तो मे बी अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते तो कई सारे टैलेंटेड नेपालीज पीपल वुड नॉट हैव गॉटन द recognition in the world, but because they had access to the stage and the
cultural centers within India that they were able to learn a lot more in the trade they were good in. That's where the importance of cultural center comes. एक छोटी कंट्री के पास कम रिसोर्सेज होते हैं और वो हर जगह पे ध्यान नहीं दे सकती, इसीलिए अगर उनके पास ऐसा इंटरनेशनल स्टेज हो या ऐसी कंट्री का स्टेज हो जो उनसे बहुत बड़ी है, तो इट गिव्स देम, अच्छा इसके नेगेटिव भी हैं, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है. पॉजिटिव तो है, लेकिन नेगेटिव ये है कि फिर जो बच्चे नेपालीज हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, वो इंडियन काउंटर पार्ट से भी कम्पीट कर रहे हैं. सो एक तरीके से इट बिकम्स more competition but greater recognize. Okay, now let's talk about India providing financial and technical support for construction of the 2 broad gauge cross border railway connectivity, Jayanagar and Bardivdas and Jogbani and Biratnagar. ठीक है, तो ये जो 2 broad gauge रेलवे लाइन्स है उसके कंस्ट्रक्शन में फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया था. इंडिया एंड नेपाल साइंड अ लेटर ऑफ एक्सचेंज एंड इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट allowing authorized cargo train operators and private containers train operators to transport Nepal's cargo. ठीक है, बेसिकली एक तरीके से ये जो साइन किए गए थे लेटर ऑफ एक्सचेंज और रेल सर्विस, इसमें बेसिकली इंडियन रेलवे विल अलाउ नेपालीज कंसाइनमेंट, जो वहाँ से वो सामान है, टू गो एनीवेयर, टू एनी पोर्ट और एनी प्लेस इन इंडिया, जहाँ से भी वो फिर बाहर भी जा सकते हैं और विद इन इंडियन इकोनॉमी भी, मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट इट विद इन इंडिया और टू सेंड इट अक्रॉस. और 34.9 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक फ्रॉम जयनगर बिहार टू कुर्था नेपाल was handed over to Nepalese government by the government of India. ठीक है, तो ये जो इतना ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है बिटवीन दीज 2 प्लेसेस इन इंडिया एंड नेपाल, ये was handed over to, बना के उनको दे दिया बेसिकली. फिर both countries signed an MOU in October 2021 to conduct a final location survey for proposed broad gauge railway line between Raxaul and Kathmandu. ठीक है, तो आने में और नई रेलवे लाइन डालने के लिए जो है सर्वे करने के लिए जो प्रपोज किया था उसके ऊपर MOU साइन करा है. डिस्कशंस आर गोइंग ऑन फॉर ऑपरेशन ऑफ 4 मल्टी मॉडल रूट्स यूजिंग इंडियाज इनलैंड वाटरवेज टू इनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, सो वाटरवेज यूज करके कैसे इंडिया और नेपाल की कनेक्टिविटी ठीक और बेहतर की जा सकती है, उसके लिए भी डिस्कशन चल रहे हैं. फिर एक MOU साइन किया गया था 1 फरवरी 2022 में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरवे ब्रिज ओवर महाकाली रिवर लिंकिंग दरचुला इन इंडिया टू दरचुला इन नेपाल विथ इंडियाज ग्रांट असिस्टेंट. ठीक है, इंडिया ने बेसिकली ग्रांट दी थी ताकि ये मोटरेबल ब्रिज बन सके महाकाली रिवर के ऊपर. बिकॉज ऑफ दिस दरचुला जो है वो उसका एक हिस्सा नेपाल में है, एक हिस्सा इंडिया में है, तो उसके ऊपर बीच में से जो रिवर जाती है उसके ऊपर एक मोटर ब्रिजवे बना दिया ताकि दोनों कम्युनिटीज़, दोनों एरियाज एक दूसरे से कनेक्ट हो सके. ये बनाया गया है ऑन दिस महाकाली रिवर विथ इंडियन ग्रांट. ठीक है, these basically it shows all the ways India is enhancing connectivity and not that this was the intention, but ये समझने की ज़रूरत है कि जितना अच्छा कनेक्टिविटी रहेगी इंडिया और नेपाल के बीच में, उतनी आसानी से इंडियन आर्मी जा सकती है टू हेल्प नेपाल इन केस ऑफ चाइनीज़ इन्वेजन. ठीक है, ये भी एक समझने वाली बात है. क्रिएटिंग एक्सेस ऑफ कोर्स अभी तो इकोनॉमिक कारण से हो रही है एंड इट विल ओनली हेल्प द कम्युनिटी टू ट्रैवल फास्टर टू इंडिया एंड गेन ऑल द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, राइट. बट दिस इज ऑल्सो द मोर बेटर कनेक्शन यू हैव, द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप इज, एंड इवेंचुअली इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द लैंड. Now let's talk about the hydropower collaboration between India and Nepal. India has constructed several hydroelectric power projects in Nepal. उसमें से कुछ के नाम दिए हुए हैं पोखरा, त्रिशूली, गंधक एंड देवघाट. उसके अलावा एक और अर्जुन 4 करके प्रोजेक्ट है जो कि दोनों नेपाल और इंडिया मिलकर बना रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ SJVN विच इज़ द सतलज जल विभाग निगम holding 51% stake or NEN, Nepal's Electric Authority having 49% ownership. दोनों मिलकर बना रहे हैं और obviously most of these constructions happen through India's grant. ठीक है, एक agreements भी साइन हो चुके हैं for the construction of Arjun 4. Nepal has also invited Indian businesses to come and invest in the West Seti hydropower. ठीक है, तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर दोनों देश मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके अलावा इंडिया नेपाल है एस्टैब्लिश अ पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट. ठीक है, इन 1971 बेसिकली इंडिया और
कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इट हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू द अदर प्लेसेस फॉर यूज़, राइट। अब ये जो ट्रांजिशन लाइंस होती है ये यूजुअली विद इन द कंट्री बॉर्डर्स होती है। अगर एक कंट्री को एक दूसरे के साथ चेंज करना है तो दे हैव टू इस्टेब्लिश, एक बोल सकते हैं ना एक तरीके से अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि कैसे फंक्शनिंग होगी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, क्या चीज़ कहाँ बनाई जाएगी, राइट, इन सच अ वे दैट इट्स अग्रीएबल टू दैट कंट्री एज वेल एज द अदर कंट्री, राइट। तो ऐसे करके पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया था 1971 में, जिससे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सो एज टू मीट द पावर नीड्स ऑफ बॉर्डर रीजन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एरिया, अब देखो पहाड़ी इलाका है, हर जगह इंडिया की तरफ से पहुंचना, जैसे हो सकता है ना कि कोई एरिया हो, मान लो ये इंडिया और उसकी बॉर्डर है, ठीक है, नेपाल की, हो सकता है कि यहाँ से इंडिया का इस एरिया में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से नेपाल का उसमें वहाँ पहुंचना बहुत आसान है। तो वुडंट इट बी नाइसर अगर इंडिया जो है यहाँ से अपना पैसा खर्चा करके इस एरिया को एक्सेस करने के बजाय इट जस्ट गोज थ्रू नेपाल, राइट। तो दैट्स बेसिकली व्हाट दे हैव डन इन अ वे टू क्रिएट जो एरियाज है, बॉर्डर एरियाज, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सेसिबल हो सके, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सके। और उसके अलावा जनरल एक्सचेंज के लिए भी उन्होंने साइन किया है। हाई कैपेसिटी 400 के वी मुजफ्फरनगर हल्के बार क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, कंप्लीटेड इन 2016 विद द फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि बेसिकली एक तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ज़रूरी है हार्डवेयर वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, सो दैट इन फ्यूचर इंडिया बीइंग अ कंट्री विच इज़ ग्रोइंग so fast, it also has much higher needs of electricity. This basically what India is doing, it's helping create, एक तरीके से जब इंडिया हेल्प कर रही है नेपाल को पावर पॉइंट बनाने में और हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने में और ये ट्रांसमिशन स्टैब्लिश करने में, इट्स हेल्पिंग Nepal's economy because now they'll be able to sell this electricity, and it is also securing India that they will have someone who's providing electricity through and through. Okay, so this is like a dual thing. It's helping Nepal also and it's helping ourselves also. फिर 132 kilowatt cross border transmission line between Katyala and Kusha and Roxol and Parvanipur were finalized in 2017, granted assistance from इंडिया। अब देखोगे ये जिस तरीके की, क्योंकि इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट के लिए यू नीड ह्यूज मनी, ह्यूज सम ऑफ मनी, एंड दैट्स वेयर स्मॉल इकोनॉमीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट दिस मच मनी फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। वहाँ जब इंडिया हेल्प करती है एक तरीके से, इट्स सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग नेपाल एज वेल एज आवर सेल्फ इन फ्यूचर। ओके, इंडिया करंटली सप्लाइज ओवर 600 मेगावाट ऑफ पावर टू नेपाल, ठीक है। तो नेपाल में कई सारा पावर जो है वो इंडिया से आता है। एन अग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, इंटरकनेक्शन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी वाज साइंड between India and Nepal in 2014, promoting cross-border electricity transmission and power trade. The agreement establishes a framework of power and trade and formation of mechanisms such as joint working group and joint steering committee. ठीक है, एक तरीके से बेसिकली इस तरीके का साइन किया गया है अग्रीमेंट, जिसमें एक तरीके से दे आर गोइंग टू क्रिएट दीज टू कमिटीज दैट विल बेसिकली हेल्प ईच अदर कम टू टर्म्स विथ क्या होने वाला है। अब अगर दो देशों को एक साथ काम करना है तो हर चीज़ गवर्नमेंट के थ्रू नहीं जा सकती ना, ठीक है। पता चला यहाँ से जो बंदा है उसको पहले अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजना पड़ रहा है, फिर अपना प्राइम मिनिस्टर जाके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहा है, फिर वो जाके अपने इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पे बोल रहा है। दिस इज़ टू मच टू वर्क टू डू, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, जॉइंट कमिटी स्टैब्लिश होती है। वहाँ पे जो मेन छोटे छोटे और मोस्ट डिसीजंस जो हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, वो उन्हीं के लेवल पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप की कमिटीज स्टैब्लिश हों। तो इंडिया ने बेसिकली नेपाल के साथ में इस तरीके के अग्रीमेंट साइन कर दिए हैं फ्रेमवर्क के, कि कहाँ कहाँ पावर प्लांट बनाएंगे, कहाँ कहाँ ट्रांसमिशंस बनाएंगे, कैसे पावर आएगा, कहाँ जाएगा, और कौन सी कमिटीज़ बनाई जाएगी जो स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करेगी ऑफ दिस। मतलब बेसिकली क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट जस्ट लाइक भूटान, इंडिया कैन ऑल्सो गेट अ गुड सपोर्ट in terms of electric power from Nepal, and at the same time supporting Nepal's and Bhutan's economy. उसके अलावा a joint technical team was created to prepare long-term integrated transmission plan covering projects up to 2035, ठीक है। प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि हमारे और इंडिया नेपाल के बीच में 2035 तक ऐसा हो जाए कि सारे जितने भी वेज हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएं, सो दैट वी हैव स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पावर एक्सचेंज बिटवीन देम।
ठीक है। उसके अलावा साउथ एशिया की फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है वो मोतीहारी और अमलेखकुंज इन नेपाल को कनेक्ट करती है। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन September 10, 2019। इट वॉज फंडेड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड परमिशन टू नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी in November 2021 to sell the surplus energy under cross border trade of electricity guidelines, ठीक है। बेसिकली एक तरीके से सबसे बड़ी इन एशिया की दो कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम was established, as well as now it is also have established rules through which Nepal can sell its electricity to other countries including India, है ना। Now let's talk about the trade and economic ties between India and Nepal. India is Nepal's largest trade partner, with bilateral trade exceeding $7 billion in 2019 and 20, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है नेपाल इंडिया का। इंडिया जो है नेपाल का जितना भी थर्ड कंट्री ट्रेड है, मतलब कि जितना भी ट्रेड वो करती है अदर देन विथ इंडिया, वो सारा इंडिया के से होके जाता है, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू नेपाल हैज़ ग्रोन 8-fold, ठीक है, एंड नेपाल्स एक्सपोर्ट टू इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इन लास्ट डिकेड डिस्पाइट पेंडेमिक चैलेंजेस। जब पैंडेमिक हुआ था तो सब कंट्रीज ने अपनी बॉर्डर्स क्लोज कर दी थी बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग टू डू दैट टाइम वॉज टू सेव देयर ओन कंट्री, ठीक है। बट इंडिया डिड नॉट क्लोज द बॉर्डर्स विद नेपाल बिकॉज दैट वुड हैव बीन वेरी हार्श ऑन द इकोनॉमी विच डिपेंड्स so much on India. So they continue to, they maintained uninterrupted flow of trade and supplies, right? क्योंकि अगर सारा ट्रेड उनका यहीं से आता है तो मतलब अगर इंडिया उनकी बॉर्डर्स बंद कर देती तो कंप्लीटली स्टॉल हो जाती नेपालीज इकोनॉमी। स्पेशली उनके पास वो चीज़ें नहीं आती जो पेंडेमिक में बहुत ज़रूरी थे, राइट। देयर आर थिंग्स दैट वी रियली नीडेड लाइक फूड ग्रेन्स एंड मास्क एंड मेडिसिन एंड सो ऑन। Nepal has risen to become India's 11th largest exporter, and I know 11 doesn't sound that great, but you have to consider the size of Nepal and India, ठीक है। For the size that Nepal is, being 11th exporter means most of their stuff comes from India, okay, and up to 28th position in 2014 constituting 2.34 पर, मतलब कि इंडिया का जो अगर 100 है एक्सपोर्ट, उसका 2.3% जो है वो नेपाल को जाता है, which again doesn't sound great just like that, but if you consider कितना बड़ा है इंडिया और कितना छोटा है नेपाल, you'll understand how significant that is. उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर 22% ऑफ नेपाल जीडीपी, मतलब कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो नेपाल के जीडीपी का 22% है। मेजर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील, सीरियल, व्हीकल एंड मशीनरी पार्ट्स, ओके। Nepal's key export to India includes soybean oil, spices, jute, fiber products, synthetic yarn and tea. See the difference. See what Nepal gives us and what we give Nepal, okay. A memorandum of understanding for long-term supply of urea and DAP fertilizers from India to Nepal is concluded in February 28, 2022, ठीक है। India now also gives fertilizers to Nepal, which is very important because food security is the most important things for a nation to do, and उसके लिए they need fertilizers and pesticides. India firms are prominent investor in Nepal. 33% of Nepal's GDP जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट वो इंडिया से आता है। 150 इंडियन वेंचर्स इस वक्त काम कर रहे हैं नेपाल में, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पावर एंड टूरिज्म। इंडिया और नेपाल ने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA साइन किया, एंड जब भी यू हियर DTAA दैट मीन्स अमेजिंग रिलेशनशिप। रीजन बीइंग डबल टैक्सेशन इज कि ऐसा ना हो कि कोई यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है फिर अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, फिर वहाँ जा रहा है नेपाल में वो चीज़ जा रही है, फिर वहाँ जाके लोग खरीद रहे हैं, फिर वो अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, जब डबल टैक्सेशन होता है ना तो चीज़ महंगी हो जाती है, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, राइट। जब आप डबल टैक्सेशन हटा देते हो दैट मीन्स जब प्राइसेस पे हमें चीज़ें मिल रही है उसी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे नेपाल में भी लोगों को वो चीज़ें मिल रही है, दैट मीन्स नो कॉम्पिटिशन, ठीक है। मतलब कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज you have basically supplying everything to their market, okay. And remittance मतलब क्या होता है? Remittance मतलब कि जो टैक्स उन्होंने हमारे लिए कलेक्ट किया या हमने उनके लिए कलेक्ट किया, उस तरीके से वो आप देखोगे 3 बिलियन फ्लोज फ्रॉम नेपाल टू इंडिया एंड 1 बिलियन फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। सो बेसिकली लोगों को डबल टैक्स ना भरना पड़े और चीज़ें महंगी ना हो और इजीली अवेलेबल हो पाए, इसके लिए दे हैव साइन दिस agreement. Now let's talk about the cooperation on water because this has been one of the most
डिबेटेड और मोस्ट डिफिकल्ट इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। पानी को लेकर किसी भी नेबर के साथ जो झगड़ा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज पानी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, जैसा मैंने कहा, एक कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को इनफ फूड प्रोवाइड कर सके, और इसमें कोई भी कंट्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो कितनी भी अच्छी दोस्त हों पर पानी को लेकर झगड़े हो ही जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग शेयर रिवर इज अ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और नेपाल के बीच में पानी को लेकर वाटर कोऑपरेशन जो है ये बहुत अच्छा, बहुत सॉर्टेड एरिया है। 3 टियर बायलेटरल मैकेनिज्म, 3 लेवल के बायलेटरल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए हैं एड्रेसिंग मैटर्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्स कोऑपरेशन। ठीक है, कि कैसे अगर हम दोनों, नेपाल और इंडिया दोनों ही पानी की कोई शेयर करें तो रिसोर्सेज को कैसे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लड मैनेजमेंट, इन केस ऐसा होता है कि अगर बाढ़ आती है तो उसमें कैसे हम डील करेंगे। और दूसरा इनंडेशन, कि अगर नदी खत्म हो जाती है तो कैसे करेंगे। इंक्लूड्स मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स एट द एपेक्स। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन दो कंट्रीज़ के बीच में जितना ज़्यादा हायर अथॉरिटी के पास जाएगा वो उतना डिले होता है। ठीक है, तो जब उनके बीच में मिनिस्टर लेवल, ठीक है, वाटर मिनिस्टर लेवल तक की डिस्कशंस हो रहे हैं, दैट मीन्स थिंग्स माइट प्रोग्रेस जस्ट मोर इजीली, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स नेपाल इन स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सटेंडिंग एम्बार्किंग अलॉन्ग द रिवर। एम्बार्किंग मतलब क्या, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है उसके कंस्ट्रक्शन में दे हेल्प, अलॉन्ग विथ फोकसिंग ऑन रिवर ट्रेनिंग। ठीक है, हाउ टू, रिवर ट्रेनिंग बेसिकली हाउ टू यूज रिवर्स टू नेविगेट, हाउ टू क्रिएट tourist area around rivers, how to manage rivers in case they overflow and so on. And embankment construction means घाट बनाना. Ongoing discussion in existing bilateral mechanism cover flood management and inundation issues. ठीक है, बेसिकली रिवर से लेकर, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं तो, और क्योंकि वो इतनी सारी रिवर्स नेपाल के साथ शेयर करती है, तो जो हमारी लर्निंग है एक रिवर को लेकर कि हाउ कैन वी मैक्सिमाइज द यूज, वो चीज़ें वी ऑल्सो शेयर विद नेपाल सो दैट दे कैन ऑल्सो डू इट. Specialized committees are responsible for implementing recommendation, the 3-tier mechanism, and provide frequent updates. These committees include, तो बेसिकली ये जो कमिटीज़ बनाई हैं ये क्या करती है, रेगुलरली मीट करती हैं और रिस्पॉन्सिबल है कि जो रिकमेंड किया गया है, जो अग्री किया गया है, उसको कैसे अप्लाई कर सकें, और फ्रीक्वेंटली वो अपडेट भी देती रहती है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड ऐसा मतलब चल रहा है. ठीक है, उसमें ये जो है 3-4 कमिटीज़ हैं. जॉइंट टीम एक्सपर्ट, ठीक है, सप्तकोश एंड संकोशी प्रोजेक्ट, जॉइंट कमिटी ऑन इनंडेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट, उसके बाद जॉइंट कमिटी ऑन कोसी एंड गंडक प्रोजेक्ट, एंड 14th जॉइंट कमीशन मीटिंग between India and Nepal occurred in Kathmandu from 9th March to 13/22. And you have to understand the reason why there are so many of these meetings happening, so many of these joint commissions being established. इतना इम्पोर्टेंस पानी को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमेशा से किसी भी, एंड स्पेशली नाउ इन फ्यूचर, दो देशों के बीच में या दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा पानी को लेकर ही होता है. तो दे आर ट्राइंग टू निप इट इन द बड कि हम इतना बढ़िया सिस्टम बैठा दें इंडिया और नेपाल के बीच में कि कभी प्रॉब्लम ही ना हो, पानी को लेकर कोई इशू ही ना हो. ठीक है, क्योंकि अगर पानी को लेकर इशू आएगा तो दोनों कंट्रीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, झगड़ा बढ़ जाएगा और फिर बात सिक्योरिटी पे आ जाएगी. ओके, दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. फिर बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, कैसा है दोनों के बीच में. इंडिया एंड नेपाल मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस कोऑपरेशन. ठीक है, दोनों कंट्रीज़ बढ़िया एक दूसरे के साथ डिफेंस में काम करती है. इंक्लूड्स मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट, है ना, नेपाल की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना, उनको इक्विपमेंट सप्लाई करना और नेपाल की आर्मी को ट्रेनिंग देना, ये सब इंडिया करता है. कोलैबोरेशन एक्सटेंड टू डिजास्टर असिस्टेंस. ठीक है, जैसा हमने देखा है कि नेपाल में बहुत अर्थक्वेक आते हैं एंड देयर आर सो मेनी रिवर्स दैट फ्लड, तो डिजास्टर अगर होता है तो उसमें दोनों जॉइंट एक साथ काम करते हैं सो दैट एक दूसरे को असिस्टेंस दे सकें. मतलब बेसिकली समझ लो कि मान लो आप हो और आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आया, दोनों के घर टूट गए, राइट. अगर आप और आपके पड़ोसी आपस में बातचीत करते हो, आपको एक दूसरे के घर का लेआउट पता हो, तो आप एक दूसरे की ज़्यादा बेटर मदद कर पाओगे बचने में, है ना. कि अगर आपके बीच में एनिमोसिटी रहेगी, बातचीत ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा, आप दूसरे की मदद नहीं कर पाओगे बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट. सो दिस इज़ वेयर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. इनके बीच में कोलैबोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर दोनों जनों को, नेपाल के लोगों को इंडिया के साइड पे और इंडिया के लोगों को नेपाल के साइड पे जो टेरेन है उस पर उसका नॉलेज है, तो जब डिजास्टर आता है तो दोनों
जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दोनों आर्मीज है, वो एक साथ मिलकर काम कर सकती है, मोर एफिशिएंटली लोगों की जान बचा सकती है, डिजास्टर को सपोर्ट वो कर सकती है कि रुक जाए. Now, collaboration extend to disaster and assistance, joint military exercise, adventure activities and reciprocal visits. ठीक है, तो military exercise भी होती है, साथ में adventure activities, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा tourism has been one of the most important aspect, paragliding, bungee jumping and all of that. और उसके अलावा reciprocal visit means when India visits Nepal and Nepal visits India with respect to military. Nepal's military personnel attend a training course at various Indian institute fostering strong military ties, right? अब आपको पता है कि जहाँ पे इंडियन आर्मी ट्रेन होती है वहीं पे नेपालीज आर्मी ट्रेन होती है, right? So this creates like a brotherhood that we are from the same place. Indo-Nepal battalion level joint military exercise Surya Kiran occurs alternatively in India and Nepal, enhancing mutual defense capacities. कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा थ्रेट आता है बिटवीन ऑन इंडिया एंड नेपाल, हर साल अल्टरनेटिवली एक साल वहाँ पे जाके करते हैं, एक साल नेपाल में जाके करते हैं, एक बार इंडिया में बुला के इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं, इन अ वे कि अगर बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है, सो दैट कुछ भी अगर फ्यूचर में होता है तो दे नो हाउ टू वर्क विद ईच अदर. Okay. Since 1950, India and Nepal have been conferring the honorary rank of general on each other's army chief. मतलब आप सोचो इतने अच्छे रिलेशनशिप हैं कि एक दूसरे की आर्मी चीफ को ऑनररी जनरल का पोजीशन दी जाता है एक दूसरे की आर्मी में. दिस शोज हाउ हार्मोनियस द रिलेशनशिप इज, राइट? कि वो भी, हमारा आर्मी चीफ भी उनके यहाँ एक जनरल है और उनका आर्मी चीफ हमारे यहाँ एक जनरल है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपको गोरखा रेजिमेंट के बारे में तो पता ही है. वी हैव ऑल हर्ड द ब्रेवरी ऑफ गोरखा रेजिमेंट, राइट? तो अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 32,000 गोरखा सोल्जर्स जो है इस वक्त इंडियन आर्मी में काम करते हैं. एंड उनकी जो मिलिट्री पेंशन है, पे है, वो सब जो है वो इंडियन एम्बेसी जो है काठमांडू में उसके थ्रू होके जाती है. मतलब यू कैन सी हाउ द रिलेशनशिप इज व्हेन यू तुम्हारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री की आर्मी में हैं, तो यू अंडरस्टैंड हाउ टुगेदर दीज टू कंट्रीज आर इन अ वे. उसके बाद इंडिया नेपाल हैव रेसिप्रोकल वीज़ा फ्री एंट्री. नेपालीज और इंडियंस एक दूसरी कंट्री में बिना वीज़ा के जा सकते हैं. 8 मिलियन नेपालीज सिटीजन काम करते हैं इंडिया में, और सिमिलरली करीब 60,000 इंडियंस जो है वो इस वक्त नेपाल में रहते हैं. सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स हुए हैं फॉर पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, ठीक है. देखो, कंट्रीज में जितनी ज़्यादा एक दूसरे के लोगों में पार्टनरशिप होती है ना, उनको उतना क्लोज कहा जाता है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी वेयर यू आर नॉट जस्ट कनेक्टेड एट द मतलब गवर्नमेंट लेवल और कॉर्पोरेशन लेवल, यू आर ऑल्सो कनेक्टेड एट पीपल लेवल. ओके, सो 3 मेन जो है वो है काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया एंड जनकपुर एंड अयोध्या. बेसिकली दोनों इनके बीच में टाई अप्स हैं सो दैट दे कैन बोथ डेवलप टुगेदर, ठीक है. The government of India offers approximately 3,000 scholarship to Nepali students to come in India and study, ठीक है. उसके अलावा जो ये अंडर ITEC इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, उसमें 250 नेपाली ऑफिसर्स रिसीव प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया, ठीक है. उसके अलावा 2007-8 में बेसिकली दे हैव ऑल्सो ट्राइड टू ब्रिंग द एल्यूमिनाई ऑफ बोथ ऑफ दीज नेशंस. मतलब वो लोग जो दोनों अलग अलग नेशन से थे और एक साथ उन्होंने ट्रेनिंग की, उनको एक साथ लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. संपर्क इंडिया नेपाल नेटवर्क गिलू. सिंपल मैं बताती हूँ इसमें क्या हो रहा है कि कई सारे नेपालीज हैं जो ओवर द पीरियड दे हैव वर्कड विथ एंड ट्रेन्ड विथ इंडियन प्रोफेशनल्स, राइट, एंड देन दे वेंट बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड दे आर वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड. अब क्या होता है, जैसे किसी भी फील्ड में लोग यूजुअली एक दूसरे को जानते हैं. जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अराउंड द कंट्री एक दूसरे को जानते हैं. एंड कई बार जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो दे हैव अ ग्रुप ऑफ देम टुगेदर वेयर यू नो दे फॉरवर्ड द ग्रुप सो दैट एक किसी द बेस्ट पर्सन कैन वर्क ऑन द फील्ड, राइट. आप अगर इकोनॉमिस्ट हो तो आपको उस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए ताकि आपको और यू नो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए. तो दिस बेसिकली संपर्क इज बेसिकली ब्रिंगिंग नेपालीज हु trained in India into the circle so that they can also get the same opportunity that Indians have when it comes to networking, ठीक है. वो साथ में रह के साथ में कनेक्टेड रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो नॉलेज भी ऐसे ही ट्रांसफर होता है, राइट. व्हेन यू लर्न समथिंग, जैसे टीचर्स की भी एक कम्युनिटी थी ना, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम अदर टीचर्स, राइट. या फिर बिकॉज आई एम इन पार्ट ऑफ द टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझे कोई बेटर पोजीशन या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती तो उसके बारे में मुझे पता चलता है. तो ऐसा ही नेपालीज हु हैव ट्रेन्ड इन इंडिया आर ऑल्सो दे ट्राइंग टू मेक देम पार्ट ऑफ इंडियाज नेटवर्क. उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन इनिशिएटिव है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट कल्चरल एक्सचेंज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग
organizing cultural programs, symposia, events in collaboration with the local Nepalese body. ठीक है, essentially जो जहाँ कल्चर और जिस तरीके से इंडिया अपने खुद की टेरिटरी में कल्चर को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स करता है, राइट, ट्राइबल हार्ट्स हो गए, मेले हो गए एंड सो ऑन, वो ही एक्सटेंड किया गया है नेपाल को. Support is extended to India-Nepal Friendship Organization dedicated to promoting Indian culture and bilateral relationship. लोगों के बीच में, this is a form of, by the way, diplomacy. People to people relationship है, and so that Nepalese people can trust India and their government with respect to their relationship to India. This is basically to spread Indian culture and let the Nepalese people know about Indian culture and India know about Nepalese culture, right? So that we can have mutual respect for each other and then working together becomes issue. Because अगर मान लो नेपाल की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट तो एक साथ काम करना चाहती है, but let's say Nepalese people don't like India, right? So then it will be very difficult for any person to work with India, even if it's in their best interest. So एक दूसरे आजकल की डिप्लोमेसी में लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स इंडियन गवर्नमेंट चलाती है नेपाल में. Swami Vivekanand Center for Indian Culture was established in Kathmandu in 2007 to showcase Indian culture through various events. BP Koirala India Nepal Foundation created 1991 fosters education, culture, scientific and technical cooperation between two countries, emphasizing on knowledge sharing and professional collaboration in academic and technical field. Basically क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, through this BP Koirala India Nepal Foundation, they are basically पढ़ाई, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और जो बोलते हैं ना कि अकेडमिक कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो, कि अगर कोई नेपालीज इंसान है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपनी पीएचडी कर रहा हो और वो सेम इशू, लाइक इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू एक्सेस इंडिया का नॉलेज. इंडिया में अगर वो लोग काम कर रहे हैं सेम चीज़ पे, मान लो कोई बर्ड्स पे काम कर रहा है, राइट, सो उसी का काउंटर पार्ट इंडिया में जिन्होंने कुछ रिसर्च करी है, दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर दिस नेपाली स्टूडेंट्स टू एक्सेस, एंड सेम गोज द अदर वे अराउंड, राइट. सो अकेडमिक और कल्चरली एक दूसरे से चीज़ें, नॉलेज एक्सचेंज करना, एजुकेशन, टेक्निकल, वो सब के लिए ये दो इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. The Nepal Bharat Library, founded in 1951, is Nepal's first foreign library. Library as in, it's a place from where Nepalese citizen can access knowledge from Indian universities. Okay, familiarization visits to India are arranged for Nepalese journalists, editors and experts, along with short-term training programs for media, archaeology professionals. ठीक है, तो जो journalist हैं, editors हैं, उनको भी because again, for doing journalism, for writing something, for academic, you need the knowledge base, और वो knowledge base दोनों कंट्रीज एक दूसरे से इजीली शेयर कर पाए, और इंडिया के पास जो नॉलेज है वो नेपालीज सिटीजन के साथ वो शेयर कर पाए उसके लिए. एंड प्लस ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, राइट, एंड लार्ज स्केल पे चल रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. तो उसमें क्या होता है, अब जैसे चार बच्चे हैं एक क्लास में, तो उनके बीच में जो नॉलेज होगा एक्सचेंज, और जो 400 बच्चों के बीच में होगा, उसमें बहुत फ़र्क होता है, राइट, बिकॉज 400 पीपल मीन्स 400 डिफरेंट ओपिनियंस एंड 400 डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक. एंड तो जब नेपाली सिटीजन आते हैं इंडिया में, दे गेट द ट्रेनिंग विद द लार्जर पॉपुलेशन हियर, एंड हेंस दे आर मच मोर इक्विप्ड टू डील विद थिंग्स ऑन देयर एंड. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था बिटवीन इंडियन कल्चरल इंस्टीट्यूट्स एंड देयर नेपालीज काउंटर पार्ट, कवरिंग लिटरेचर, टेलीविजन, फाइन आर्ट्स, यूथ अफेयर्स, म्यूजिक एंड सिस्टर सिटी ट्विनिंग. तो मतलब आर्ट, यूथ अफेयर्स, म्यूजिक, टेलीविजन, इन सब के ऊपर भी कई सारे MOUs साइन हुए हैं कि कैसे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि बाय दिस दे आर लिटरली क्रिएटिंग से एक तरीके से सेम इन्वायरमेंट फॉर नेपालीज एंड इंडियंस, कि उन्हें लगे ना कि वो दो अलग अलग कंट्रीज में ग्रो करें, उनके पास सेम लेवल ऑफ नॉलेज हो. एंड आई अंडरस्टैंड हाउ दिस लुक्स फ्रॉम लाइक थर्ड पार्टी पर्सन की दिस सीम्स अ लिटिल ऑफ बिकॉज इट्स चैलेंजिंग द सोवर्निटी, बट नो, देर इज एन अग्रीमेंट इन साइन विच सेज दैट वी रिस्पेक्ट द सोवर्निटी. इट्स एक्चुअली जस्ट एक्सटेंडिंग द सेम level of knowledge that a country as big as India can get to a country like Nepal, which independently might not be able to get. And obviously that means this relationship fosters a good relationship, bilateral relationship from defense and security point of view, and hence we have a secure border on that side. And also our Siliguri corridor, which is the most delicate part of our country, is saved because there exists Nepal. Okay. The BP Koirala India Nepal Foundation, created in 1991, fosters educational, cultural, scientific and technical cooperation between two countries, emphasizing knowledge sharing. ठीक है,
नॉलेज शेयरिंग पे एम्फेसाइज कर रहे हैं और प्रोफेशनल कोलैबोरेशन इन एकेडमिक एंड टेक्निकल फील्ड्स, ठीक है। बेसिकली वही जो मैंने कहा कि दोनों कंट्रीज में एक दूसरे ने जो बेसिकली दोनों ने एक दूसरे के साथ वो शेयर कर रहे हैं जो उन्हें मिल रहा है, ताकि उनका दोनों का नॉलेज बढ़ सके, है ना, चाहे फिर वो एकेडमिक हो या टेक्निकल हो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, एज यू नो India and Nepal has this Buddhist connection, just like India and Bhutan, ठीक है। The place of birth of Gautam Buddha is there, and so उनके बीच में एक entire set of relationship है, which is just to create the religious harmony and to sort of help each other with pilgrimage, and एक तरीके से बोल सकते हैं ना, you have to also safeguard your cultural identity, and Nepal being a small country having India to support helps to create a Buddhist identity in the world. Okay, now India's COVID-19 assistance and support to Nepal. India ने COVID-19 के टाइम में, जैसा कि कई सारे देशों ने किया था जिन्होंने अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी थी, India did not do that with Nepal specifically because that would have choked Nepalese citizen, okay, and the economy. So in response to COVID-19 pandemic, India provided 23 tons of medicine and medical equipment, supplied vaccination, 9.5 million doses, supported Nepal during the second wave, okay, installed medical oxygen plants. हमें याद है कि second wave के टाइम में कितना ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो there we were also helping them. उसके अलावा capable of serving 200 patients simultaneously. COVID-19 assistance provided to Nepal exceeded 7 million. This is the amount of assistance that India provided to Nepal. India's effort in ensuring a consistent supply of medical oxygen to Nepal and maintaining normal trade flow during a pandemic have highly appreciated by Nepal. You have to understand that एक कंट्री का सबसे मेन एम होता है अपने देश के लोगों को संभालना, राइट, अपने आप को संभालना। अब तो ऐसे में इंडिया डिड चोज टू ऑल्सो सपोर्ट नेपाल other than itself, so providing all the issues that we were having, also extending the help to Nepal. Okay, so ऐसा ना हो कि मतलब this means that it basically saved the country from a huge disaster. Okay, during अब बात करते हैं न्यू पार्टनरशिप, अब जो नए चीज़ें हो रही हैं उनके बीच में, उसके बारे में बात करें। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू नेपाल, मिस्टर KP शर्मा ओली to India in 2018, the Nepal-India new partnership in agriculture was launched with a focus to collaborative project in agriculture, research, development and education. ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर ये कोलैबोरेशन है कि बेसिकली वी ऑल नो फूड सिक्योरिटी बीइंग द प्राइमरी रीजन व्हाई कंट्रीज फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये जो नया पार्टनरशिप है ये फोकस करेगा एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, कि अगर कोई रिसर्च इंडिया में हो रही है रिलेटेड टू पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और सीड्स, वो उसके साथ शेयर करेगा जो भी डेवलपमेंट और एजुकेशन हो रहा है। प्लस ऑल्सो वी हैव सम फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट्स व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, सो नेपालीज पीपल कैन कम एंड ट्रेन देयर एज वेल. This is an important and timely initiative as vast population of the two countries prominently depend on agriculture and other livelihood. दोनों countries की अच्छी खासी population है जो कि agriculture पे depend करती है, तो ये बहुत ही timely एक बोल सकते हो या बहुत ही important समय पर ये collaboration बन गया है, क्योंकि दोनों को बहुत ज़रूरत है. That एक तरीके से आप बोल सकते हो कि population ज़्यादा होने के कारण हमारी food security को हमेशा जो है एक धक्का रहता है, कि मतलब एक धक्के से दूर होते हैं टू डिज़ास्टर. नाउ यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कंट्रीज़ लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, इनके साथ क्या होता है कि अगर कोई चीज़, कोई बीमारी पौधों को लगती है यहाँ पे, तो दैट विल नॉट स्टॉप एट बॉर्डर. ठीक है, अगर कोई गेहूँ की को बीमारी लग गई नेपाल में, इट विल कम टू इंडिया इवेंचुअली, राइट. या इंडिया में किसी को बीमारी लगी तो इट विल कम टू नेपाल इवेंचुअली. सो दिस कोऑपरेशन बेसिकली व्हाट इट डज, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ecosystem and agriculture of the entire South Asia by sharing कोई development. अगर कोई बीमारी का पता चलता है तो कैसे उससे अपने plants को आप protect कर सकते हो, ये सब information share करना नेपाल के साथ में becomes important because it will protect entire ecosystem of South Asia from any sort of corruption. और food security दोनों ही countries के लिए important है because दोनों ही countries के पास बहुत बड़ी population है to feed. ठीक है, अब बात करते हैं रीजनल कोऑपरेशन की. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया और नेपाल साथ में है. BBIN इज द रोड इनिशिएटिव दैट वी हैव विद भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड इंडिया. बिम्स्टेक एंड सार्क इज साउथ एशियन रीजनल organization. So these are the three regional cooperations where India works with Nepal.
partnership region organization like, ठीक है. Additionally, both countries have endorsed BBI and motor vehicle agreement promote sub-regional connectivity efforts. ठीक है. Basically, BBIN has been the brainchild of opposing the Belt and Road Initiative of China. ठीक है. Because China has been wanting to connect the world through road, and उसमें obviously these countries also participate in that, and they need some sort of roadways, है ना. तो चाइना के साथ वो कनेक्ट हो, इससे अच्छा वी हैव क्रिएटेड दिस इंटरनल वन, जिससे कि these 3 countries get connected to India and all their needs get met through India. Plus, it also gives us access to our northeast through Bangladesh. Okay, so BBIN is one of the most important sort of projects underway, and it has been a little stalled because of Bhutan. However, it has been greatly accepted by Nepal and Bangladesh because it means that बहुत easily बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी कनेक्टिविटी हो जाएगी. 2 देश जो बहुत पास में है, बट दे डोंट हैव अ बॉर्डर. ओके, फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन मैत्री एंड पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस. जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेपाल हैज़ अ ह्यूज अर्थक्वेक प्रॉब्लम. ओके, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे. सो 2015 के जो अर्थक्वेक था, इंडिया गवर्नमेंट स्विफ्टली रिस्पॉन्डेड विद द लार्जेस्ट एवर फॉरेन डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम. सबसे बड़ा फॉरेन एड जो दिया गया था आज तक की हिस्ट्री में, दैट वाज मैत्री. इंडिया प्रोवाइडेड 1 बिलियन टू नेपाल फॉर लॉन्ग टर्म असिस्टेंस पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन. अर्थक्वेक में सारी बिल्डिंग सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल हेरिटेज, राइट, क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग्स आर देयर, कल्चरल हेरिटेज है देयर, उनको मेंटेन करना भी ज़रूरी है. एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन पीपल. आप अगर आपको सेव करना है एक पुरानी बिल्डिंग और एक इंसान, तो आप इंसान को पहले सेव करोगे, राइट. उन बिल्डिंग्स को ध्यान नहीं दोगे बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन. पर ऐसा स्टेप ना लेना पड़े नेपाल को, जहां उन्हें लोगों को सेव करने के लिए हेरिटेज साइट्स को या दूसरे सिस्टम को, दूसरे इंस्टीट्यूट को छोड़ना पड़े, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए इतनी बड़ी एड प्रोवाइड की गई है. ठीक है. उसके बाद जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो सेटअप करी है 3 सितंबर 2021 इन काठमांडू टू डील विद दिस. India successfully completed and handed 5,000 reconstructed house to Nepal's Gorkha and Nuwakot district in November 15, 2021 with assistance amounting to 150 million. घर जो टूट गए थे वो बना के हैंड ओवर करे हैं. उसके अलावा पास्ट ईयर में 14 हाई सेकेंडरी स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करे, इनॉग्रेट करे. उसके अलावा एफर्ट चल रही है कि 130 हॉस्पिटल्स एंड 28 कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो है वो establish की जाए with the help of Indian government, basically helping Nepal stand back. It can also, although this is completely different, but you can compare it to how US helped post World War II Europe to, stand back on its feet. Something like that has happened to Nepal with respect to natural calamities, and India is basically helping them to stand tall and proud and be ready for whatever is coming next. Okay, so now let's talk about the challenges in India Nepal partnership. देखो, 2 कंट्रीज के बीच में कितने भी अच्छे रिश्ते हो, कितना भी कोलैबोरेशन हो, कितनी भी अच्छी हिस्ट्री हो, लेकिन देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्प्यूट्स. इवन इफ यू सी सिबलिंग्स, राइट, भाई बहन भी होते हैं, तो भी कितना भी प्यार हो, झगड़े होते ही हैं. सो सिमिलरली यू कैन सी इंडिया और नेपाल के बीच में भी एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट. ओके, देयर आर रीजन्स फॉर डिसएग्रीमेंट्स. सो सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट जो है वो 1950 की ट्रीटी को लेकर है. 4 मेन रीजन है क्यों है डिसएग्रीमेंट. इवन दो ये जो ट्रीटी है बहुत फेवरेबल है टूवर्ड्स नेपाल, लेकिन नेपाल के लोगों को ये ट्रीटी पसंद नहीं, क्योंकि दिस वाज साइंड अंडर द राणा रूल एंड पीपल डोंट लाइक दैट रूल. ठीक है. इट्स नॉट द ट्रीटी दे डोंट लाइक, इट्स हु दे साइंड. उनकी तरफ से किसने साइन किया था ये उन्हें पसंद नहीं है. दूसरा, कई सारे इवन दो अमेंडमेंट पॉसिबल है इस ट्रीटी में, लेकिन नेपाल में ना कंसेंसस नहीं हो पाता है कभी भी कि इस मतलब उनकी ही जनता डिवाइडेड है, इसलिए उनकी तरफ से कोई चेंज आता ही नहीं है. इंडिया इज़ रेडी टू मेक चेंजेस इफ नीड बी, लेकिन वहाँ पे नेपाल की सिटीजनशिप में कोई भी कंसेंसस नहीं है इस चीज़ को लेकर. दूसरा, क्योंकि जब ये साइन हुआ था, डिप्लोमेसी में एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा होता है कि सेम लेवल के रैंक के लोग साइन करते हैं. यहाँ से अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो यहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, यहाँ से हेड ऑफ स्टेट है तो यहाँ से भी हेड ऑफ स्टेट है, यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर है तो यहाँ से भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा. जब भी कोई साइन करने के लिए अपना लोअर रैंक ऑफिसर भेजता है, मान लो सामने से किसी का प्राइम मिनिस्टर आया और हमने अपना डिफेंस मिनिस्टर भेज दिया, दैट इज़ एन इंसल्ट.
ओके, दैट बेसिकली शोज कि आप और हम बराबर नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब का है, ठीक है। सो इट्स कंसिडर एन इंसल्ट। तो जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तब इंडिया के लो लेवल जनरल गए थे साइन करने के लिए, इसलिए दे डोंट लाइक इट बिकॉज इट शोज नेपाल बीइंग अ स्मॉलर स्टेट और लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता है हिंदू मुस्लिम झगड़ों को यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में, वैसे ही नेपाल में कई बार एंटी इंडिया कि हम तो एक तरीके से ना दे ब्लेम सम पीपल सेइंग कि ये तो है ना हिंदू इंडिया के वो हैं चेले, इस तरीके से उनको ब्लेम किया जाता है, उनको उनकी इमेज ख़राब करने के लिए एंड यूज़ इट एज पॉलिटिकल गेन। सो दैट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द इशूज़। उसके अलावा तो ये दीज आर द 4 मेन रीजंस वाई पीपल डोंट लाइक, मतलब नेपालीज पीपल हैव इशूज़ विद द 1950 ट्रीटी, ठीक है। उसके अलावा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसको मैं बहुत आसानी से समझा सकती हूँ, वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल। बेसिकली हमने याद है शुरू में पढ़ा था कि जब ब्रिटिश इंडिया के साथ में नेपाल किंगडम का झगड़ा हुआ था तब उन्होंने कुछ एरिए ब्रिटिश इंडिया को दे दिए थे, राइट। अब जब इंडिया स्टैब्लिश हुआ तो उन्होंने वो सारे एरिए रख लिए जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, राइट, दे ऑल केम अंडर इंडिया। ना नेपाल इज सेइंग कि वो तो हमसे ब्रिटिशर्स ने ले लिए थे ना, वो है तो हमारे ही ना टेक्निकली, तो इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है। तो करीब 98% जो बॉर्डर है वो बिल्कुल सॉर्टेड है, बट देयर इज 2% जहाँ पे 2 इश्यूज है, एक तो सस्ता है एक काला पानी, ठीक है बेसिकली। लेकिन इवन तो ये इश्यूज है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का जड़ है वो ये है कि नेपाल ने यूनानिमसली जो है एक नया मैप निकाला और बोल दिया कि अब से ये हिस्सा जो है ये हमारे बॉर्डर में एग्जिस्ट करता है। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि वो उनका अमेंडमेंट हो चुका है और वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है, इसलिए इंटरनली कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। और इंडिया ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट फील्स लाइक हम जब आपकी टेरिटरी में नहीं कर रहे तो आप हमारी टेरिटरी में मत करो, है ना। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लियर ऑन दिस। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ये जो 2 जगह है विच इज़ काला पानी लिम्पिधुरा एंड लिपू लेक विच इज़ इन उत्तराखंड एंड सस्ता विच इज़ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये दोनों जो एरियाज हैं यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। एंड दिस हैज़ बिकम अ लॉट ऑफ बिग बिकॉज ऑफ दिस होल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो नेपाल ने पास किया है, ठीक है। अब ये डिस्प्यूट जो है ये बहुत सालों से हो रही है। ये वाला जो रीजन है ना ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ वेयर नेपाल, इंडिया एंड चाइना मीट, ओके। दिस इज द, जैसे हमने भूटान के टाइम में पढ़ा था, देयर वाज दिस एरिया जहाँ पे तीनों कंट्रीज की बॉर्डर जुड़ती है, सेम इज दिस एरिया फॉर इट। अब प्रॉब्लम ये, ऑफकोर्स दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इज ऑल्सो हैट हाइट, है ना, एल्टीट्यूड ऑफ 36 और इंडिया बोलता है कि ये हमारे पित्तौड़गढ़ का डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वह नेपाल बोलता है कि ये हमारे धारचूला डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। अब टेंशन जो है एस्केलेट हो गए थे जब इंडिया ने 80 किलोमीटर रोड बनाया था कनेक्टिंग उत्तराखंड टू लेपू लेक पासिंग थ्रू दिस डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है। जब इन्होंने ये 80 किलोमीटर लैंड ये बनाया तब डिस्प्यूट और बढ़ गया बिकॉज फॉर नेपाल नाउ इंडिया वॉज गेटिंग इन टू देयर टेरिटरी, बट फॉर इंडिया इट वॉज ऑलवेज इट्स ओन टेरिटरी, इट ऑलवेज कंसिडर्ड इट्स टेरिटरी, सो दे वर जस्ट बिल्डिंग वॉट दे थॉट वॉज इन देयर ओन टेरिटरी। द रूट इशू बैक्स टू 19th century, ठीक है। अब इसके दो चीज़ें हैं। एक तो बोला गया है कि जब ये डिसीजन हो रहा था कि कौन सा हिस्सा किसके पास रहेगा तब एक रिवर थी, काली रिवर, उस रिवर को बोला था कि रिवर के इस तरफ इंडिया का, रिवर के इस तरफ का नेपाल का, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो डिसएग्रीमेंट है ये इसलिए हुआ है क्योंकि रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्रिटिशर्स ने जान करके जो है जो रिवर है उसकी पोजीशन गलत बताई थी ताकि इनके बीच में डिस्प्यूट रहे। वाइल सम सजेक्ट द चेंजेस इन रिवर आर द रीजन, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि रिवर ही चेंज हो गई है इसलिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स जो कि मैप बनाते हैं उन्होंने गलत ही डाला था। अब अमेंडमेंट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया है नेपाल में, इसके कारण ना कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है एंड दिस इज वाई दे विद इन देमसेल्व्स दे कांट डू एनीथिंग, राइट। और इवन दो नेपाल हैज़ कम अप विद कि लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्यूटेड इशू, हम कोई बायलेटरली डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट इंडिया ऑन द अदर हैंड इंसिस्ट दैट यूनिलेटरल चेंजेस आर नॉट सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल एविडेंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से किसी भी मतलब एरिया को अपने इसमें कर लो, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं, यू हैव टेकन ओवर व्हाट वाज राइटफुली आर्स, ओके, एंड एनी आर्टिफिशियल एक्सपांशन ऑफ टेरिटोरियल क्लेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मधेशी इशू इन नेपाल। बहुत सिंपल है, मधेशीज आर अ ग्रुप इन नेपाल, वन ग्रुप इज पहाड़ीज
ठीक है, दीज आर पीपल हु लिव इन माउंटेन्स एंड मदेशीज आर दोज हु लिव इन प्लेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू सी द मैप ऑफ नेपाल, यू विल सी दिस ग्रीन एरिया, दिस बेसिकली इज द प्लेन्स जहाँ पर मदेशी लोग रहते हैं, एंड देन दीज ग्रे एरिया, दिस इज द माउंटेनस एरिया, यहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं। अब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट कटी गई नेपाल की, उसमें क्या हुआ, ये जो मदेशी लोगों का एरिया है वो हर स्टेट में एक्चुअली में बहुत बड़ा एरिया है जो वो कवर करते हैं। लाइक उनका अगर खुद का एक स्टेट बन जाता तो दे वुड हैव बीन वन बिग स्टेट, बट उन्होंने क्या किया है, हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया है इनका, सो दैट नाउ बेसिकली मदेशीज हैव बिकम माइनॉरिटी इन ईच वन ऑफ देम, ठीक है। इवन दो दे आर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, दे हैव बीन रेंडर्ड एज अ माइनॉरिटी बिकॉज उनके लैंड को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काट दिया गया है। उसके अलावा मदेशी लोगों का ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2015 में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, ठीक है। हमारी बातों का कोई महत्व नहीं रखा गया, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक नहीं था। दिस इज व्हाट मदेशीज वर protesting, ठीक है। Now let's understand another issue which is terrorism, then we'll understand how does both of these issues affect India and Nepal's relationship, ठीक है। अब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में there are many organizations that are fighting for independence of north eastern states to become independent states, right? So अब क्योंकि इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ वायलेंस, एंड क्योंकि नेपाल और भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, इनके बीच में पोरस बॉर्डर है, मतलब कि कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बॉर्डर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कई बार इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में ये जो लोग हैं ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान का लैंड यूज़ करते हैं वेपन्स को लाने में, पैसे, ड्रग्स, इन सबको एक्सचेंज करने में, ठीक है। उसके अलावा ट्रस्ट इश्यूज जो है दोनों के बीच में ये हो जाते हैं, नेपाल और इंडिया के बीच में, बिकॉज इंडिया की इमेज बहुत ख़राब है बिकॉज ऑफ स्लगिश प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेपालीज को लगता है कि इंडियंस बहुत धीरे धीरे और बहुत अटका अटका के काम करते हैं, विच वी नो फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर देश की हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ढीली है, ठीक है। सर्टेन एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल होल्ड अनफेवरेबल ओपिनियंस ऑफ इंडिया, बिलीविंग दैट कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, और इवन दो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी के हिसाब से वी आर बोथ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बट इंडिया बहुत इंटरफेयर करता है इंटरनल पॉलिटिक्स से, ठीक है। एंड देन कम्स चाइना, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस दैट वाज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बिकॉज ऑफ द मधेसी थिंग और अदर इश्यूज, जो भी मिसट्रस्ट हुआ था और जो वहाँ के लोगों ने यूज़ किया था एंटी इंडियन एजेंडा, उसके कारण जो नया गवर्नमेंट आया है दैट हैज़ बीन लीनिंग टूवर्ड्स चाइना, विच इज़ अ ह्यूज इशू फॉर अस, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल हैव हिस्टोरिकली मेंटेन्ड अ गुड फ्रेंडशिप, ठीक है। नेवरदलेस नेपाल हैज़ नाउ लीन टूवर्ड्स चाइना, पर्टिकुलरली एविडेंट फ्रॉम द मधेसी एजिटेशन। 2015 से जो मधेसी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इंडिया का जो रिस्पॉन्स था उसके कारण और वी हैव पुश्ड नेपाल टूवर्ड्स चाइना, ठीक है। चाइना जो है उसका रिन्यू इंटरेस्ट आ गया है नेपाल में, ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, है ना, क्योंकि मधेसीज आर नॉट अग्रीइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, सेइंग कि हमें तो आपने पार्टिसिपेट करवाया ही नहीं इसमें। फिर इंडिया ने जो स्टैंड लिया उसके कारण और जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट थे लोगों के वो और बढ़ गए कि आप क्यों हमारे इंटरनल अफेयर्स में उंगली कर रहे हो, ठीक है। नेपाल और अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इंडिया से, और देन दे मूव टूवर्ड्स चाइना। फिर जो नया कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है KP शर्मा ओली, ही ऑल्सो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ दिस टाइम, एंड दे were towards communist China. They were always in favor of communist China, ठीक है। और उसके बाद 2018 में वो फिर से जीत गए। His party secured 2/3 majority in the parliament and was largely attributed to the stance during मधेसी एजिटेशन, ठीक है। क्योंकि उनका जो स्टैंस था मधेसी एजिटेशन में, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा सीट्स उनके पार्लियामेंट वो जीत गए, ठीक है। अब ओली गेंड अ नेशनलिस्ट स्टैंड, ठीक है, वो नेशनलिस्ट बन गए कि भाई हमारा देश है, इंडिया क्यों उसमें उंगली कर रहा है, ठीक है, और हमारी जिससे मर्जी होगी हम उससे करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, चाइना ने कुछ प्रपोज करे अग्रीमेंट्स और नेपाल ने साइन कर दिए, तो उसके बाद उनका एंगेजमेंट बढ़ गया ऑन मल्टीपल, लाइक फॉर एग्जांपल रेल लिंक अग्रीमेंट हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज पैक्ट हो गया, और रोड लिंक बन गया उनके बीच में,
ठीक है। तो जो जो इंडिया के साथ उनके थे, द रीजन वाई नेपाल वॉज डिपेंडेंट ऑन इंडिया वॉज बिकॉज ऑफ दीज, राइट। सो नाउ व्हाट नेपाल इज शोइंग कि हम चाइना के साथ भी इस तरीके के लिंक कर सकते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा नेपाल ने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी साइन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट ऑन बुधी रिवर, ठीक है। और फिर चाइनीज़ ऑप्टिकल फाइबर लिंक अक्रॉस हिमालयन ये यूज़ करने लग गए नेपाल अपने इंटरनेट के लिए, पहले दे यूज टू यूज़ इंडियंस, राइट। फिर ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट जो है वो जो इंडिया के साथ था अब तक, कि हमने देखा कि ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड के साथ, थर्ड कंट्रीज़ के साथ में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेपाल का होता था वो इंडिया के थ्रू होता था। नाउ दैट दे साइन दिस अग्रीमेंट, इट मेड 4 सी पोर्ट्स एंड 3 लैंड पोर्ट्स अवेलेबल फॉर नेपाल, ठीक है। अब वो चाइना के पोर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेपाल बैंड हाई डिनोमिनेशन इंडियन करेंसी, ठीक है। अब मतलब 10-20 रुपए वाले चल जाते हैं, बट बड़े लेवल की करेंसी उन्होंने बैन कर दी है, बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, दे डोंट वांट टू सीम प्रो इंडियन दैट वे। China and Nepal has agreed to build the Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network, BIMSTEC का, THIMSTEC। उसके अलावा चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उससे पोर्ट, रोड, रेलवे, ये कनेक्टिविटी नेपाल की चाइना के साथ जुड़ जाएगी। देयर इज़ अ ग्रोइंग परसेप्शन दैट चाइना इज ट्राइंग टू फॉर्म अ हिमालयन क्वाड, ठीक है, वेयर दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टुगेदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड चाइना, सो दैट दे कैन कम्प्लीटली, यू नो, कंट्रोल द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। उसके अलावा दिस कैन हैव नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया सिक्योरिटी, इट थ्रेटन्स इंडिया सिक्योरिटी अगर उसके एक साइड के सारे नेबर्स, यू नो, चाइना को ज्वाइन कर लेते। तो चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन नेपाल पर्टिकुलरली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेरियस कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिकेट अ वार्निंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन नेपाल। बेसिकली अभी तक इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस था नेपाल पर, क्योंकि सारा जो बोलते हैं ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वो इंडिया के थ्रू हो रहा था। बट after the whole Madhesi thing and India being seen as Indian workers or seen as, you know, ढीला, Nepal, China coming with this, you know, new money, new power and building all these things, it's sort of trying to push India's influence out of Nepal. Okay. Now, after Prime Minister Pushpa Kamal Dahal recent visit to India resulted in signing of several bilateral agreement. फिर से नेपाल में हुआ चेंज, उनके नए प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने आके नए बायलेटरल अग्रीमेंट साइन करी इंडिया में। दे बोथ सॉ इंडिया एंड नेपाल अनाउंसिंग अ रेंज ऑफ प्रोजेक्ट एम्फसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, इंफॉर्मेशन हाईवेज एंड ट्रांसिट रूट विद गोल ऑफ इन्हांसिंग बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशन। बिकॉज सी ये सब चल रहा था, बट देन कोविड आ गया, राइट, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो इवन दो चाइना की तरफ से भी कोविड में हेल्प आई थी नेपाल को, लेकिन द फैक्ट दैट कोविड came from there became a huge issue, ठीक है। After COVID, China also was not seen as great as it was seen earlier, क्योंकि इंडिया में भी नीपा वायरस कई बार आया है, but it has been curved. It shows the internal weakness of China, ठीक है। ये होता है एक, you know, decentralized centralized government के साथ ये होता है कि उनका ग्रास रूट पर कंट्रोल नहीं होता है, and COVID-19 showed it to everyone that China was hollow from inside, and this also pushed the countries that were leaning towards China back towards India. Okay, now let's talk about the highlights of this visit. Long term trade, power trade agreement, ठीक है, वो जो पहले चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से आएगी फ्यूचर में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस इज टाइम बाउंड प्रोग्रेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच फोकसेस ऑन कोलैबोरेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मैनेजर इन महाकाली रिवर, है ना। पेट्रोलियम पाइपलाइन एक्सपेंशन, जो हमने बात की थी, एशिया का फर्स्ट पेट्रोलियम क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, उसका आगे एक्सटेंशन किया गया, उसमें और आगे 69 किलोमीटर रीचिंग चितवान इन नेपाल, ठीक है। अ सेकेंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम लाइन फ्रॉम सिलीगुड़ी इन इंडिया टू झापा इन ईस्ट नेपाल इज ऑल्सो इन वर्क्स। सो आप देखोगे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर कोविड-19 इज वी आर सीइंग कि वापस जो पुराने हमारे एनर्जी टाइज थे दे वर रीस्टैब्लिश्ड एंड मूव्ड फॉरवर्ड। उसके अलावा रिवाइज ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, है ना, वापस से ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट रिवाइज कर दी गई। फर्टिलाइजर प्लांट कोऑपरेशन जो चल रहा था उसको एग्रीकल्चर एफर्ट्स के लिए टू एस्टैब्लिश फर्टिलाइजर प्लांट, इट वॉज स्टार्टेड अगेन
एडिशनली 2022 में रुपे कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल इनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म, क्योंकि हमने देखा था कि उन्होंने पहले नोट्स वगैरह बंद कर दिए थे, राइट। फिर रुपे जो है एक तरीके से इंडिया वेंट थ्रू दिस होल गोइंग फ्रॉम कैश मनी टू UPI, and that's something that we also introduced in Nepal, so that again it could be very easy transfer of money between the two countries. Nepal also inked a framework agreement and became 105th member of the India-led International Solar Alliance. तो अभी तक 3 चीज़ों में साथ में थे. This was the 4th one that they joined India in. उसके बाद the path ahead for India-Nepal relationship. India, the address Nepal's concern about landlocked status and trade dependence on India, fostering mutual trust and mutually beneficial bilateral relationship. ठीक है, बेसिकली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि do not make Nepal feel insecure. ठीक है, उन्हें insecure feel ना कराया जाए, उनके जो ट्रस्ट इश्यूज है उनको कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए और उनकी हेल्प की जाए. उसके अलावा नेपाल बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स, सो इंडिया शुड प्रायोरिटाइज दिस. India can leverage its geographical location, historical and cultural ties to open border and strengthen people-to-people connection in Nepal, primary Hindu majority country, providing India an advantage over China in this aspect. ठीक है, क्या बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में कई सारी कॉमनैलिटी है, स्पेशली बुद्धिज़्म को लेकर, हिंदू मेजॉरिटी को लेकर, राइट. और ये एडवांटेज चाइना के पास नहीं है नेपाल को लेकर. और क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, अगर हम उनके बोलते प्राइड को हर्ट करे बिना, इफ़ वी कैन हैव अ रिलेशनशिप वेयर वी आर हेल्पिंग देम, दे आर हेल्पिंग अस, देन वी कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन अगेंस्ट चाइना. Okay, and for that it is important for India to be investing in all these areas like agriculture, manufacturing, IT and tourism, है ना. ऐसा उनके इंटरनल एस्पेक्ट में हमें इंडिया ने वैसे भी कभी इंटरनल एस्पेक्ट में किसी के हाथ नहीं लगाया, एंड इंडिया शुड कंटिन्यू डूइंग दैट. ओके, इंडिया शुड नॉट मेस विद अदर कंट्रीज इवन इफ दे आर क्लोजली अटैच टू अस. वी शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर मैटर्स, नॉट दैट वी डिड, बट वी शुडंट डू इट. वी शुड ट्राई टू क्रिएट मोर ट्रस्ट विद देम कि दैट वी आर नॉट इंटेंडिंग टू डू दैट. और क्योंकि क्या होता है ना, नेशनलिस्ट प्राइड सब में आती है, ठीक है, और फिर जब आपकी कंट्री इतनी छोटी देखी जाए तो लोगों को बुरा लगता है, एंड देन दे वांट टू फाइंड अल्टरनेटिव रूट्स. ठीक है, सो व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज कमिंग, लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गो, गिव देम द इक्वल स्टेटस, डू नॉट इंटरफेयर इन देयर थिंग, एंड कंटिन्यू हैविंग दैट रिलेशनशिप एंड इन्वेस्टिंग इन नेपाल सच दैट, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस टाइज हैं, उसके ऊपर इकोनॉमिक टाइज बनाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. और इफ़ यू सेटल बोथ ऑफ दीज, यू विल हैव अमेजिंग रिलेशनशिप विद नेपाल. यू एज इन us will have amazing relationship with Nepal, and that means Nepal will not try to go to China, and then this will mean कि हमारा जो ये नॉर्थन बॉर्डर है वो सिक्योर रहेगी. ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, इंडिया एंड नेपाल नीड टू परसिस्टेंट इन सीकिंग म्यूचुअल अग्रीएबल सॉल्यूशन. दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअल अग्रीएबल सॉल्यूशन के लिए बातचीत करनी चाहिए, पुश करना चाहिए. ठीक है, ताकि एक दूसरे की सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट किया जा सके. उसके अलावा बोथ नेशंस, इट इज़ एडवांटेजियस फॉर बोथ नेशंस एंड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी. ठीक है, ये नेपाल और इंडिया के लिए भी अच्छा है, और ये इश्यूज ना हो ये साउथ एशिया के लिए भी बहुत अच्छा है. द नेगोशिएशन प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस, है ना. जो नेगोशिएशन हो रहा है वो हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, एंड नॉट ऑन नेशनलिस्ट ideas, and relevant document should be used to address these issues. A long term solution involving implementation of comprehensive border management system. ठीक है, लंबे समय तक ऐसा कुछ सॉल्यूशन लेके आए जिससे आगे होने वाली कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप सॉल्व हो जाए. ठीक है, बार बार इस पर डिस्कशन ना करना पड़े, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिल जाए, और सो दैट जॉइंट बाउंड्री सर्वे हो, डिमार्केशन हो और बॉर्डर मॉनिटरिंग हो कंटिन्यूसली. इसके लिए एम करना चाहिए, क्योंकि आखिरी में इंडिया और नेपाल के बीच में सॉलिड इश्यूज बॉर्डर को लेकर ही हैं, नॉट वो इंडिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, ये सब तो हवा में है. ठीक है, कि कुछ लोग हैं, अब ऑफ कोर्स देयर आर पीपल ऑलवेज इन अ कंट्री दोज हु डोंट लाइक. आज भी आपको इंडिया में कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अरे ये कश्मीर का इशू खत्म करो और लेट्स हार्बर हार्मनी विद पाकिस्तान, राइट. यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल हु विल बी लाइक एंटायर पाकिस्तान बिलोंग्स टू इंडिया. यू विल ऑलवेज हैव टू साइडेड
two sides of an argument in a country. So नेपाल में एंटी इंडिया एंड अगेंस्ट इंडिया एंड प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स हमेशा रहेंगे, ठीक है. तो उसके ऊपर हमें एक्ट नहीं करना है. ओके, वी मस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड व्हाट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड एंड try to build a dual sort of people to people relationship with them, so that we can have a regional stability along with security of our northern border. Okay, and I think other than all of these, border issues has been one of the most crucial one. ठीक है, बाकी सारे issues इतने बड़े नहीं हैं, या बोल सकते हो कि इतने solid नहीं है, या इतने डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बिल डाल दिया है ना, दैट्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो भी अब कोई अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लांघ के नहीं जाएगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है. तो अब उनके लिए भी इट्स बिकम इशू एंड हमारे लिए भी इट हैज़ बिकम इशू. सो one of the things that India and Nepal must focus on for a better relationship in future is the border dispute. I hope this lecture was interesting for you. If you have any questions related to India, Nepal, India, Bhutan or India, Bangladesh, please comment in the section and I will answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.